मैथ्स का कौन सा टॉपिक चल रहा था? इन्फ्रेंशियल में हम लोगों ने क्या क्या बताया था? सोनाली, आप बताओ। चंचल, आप बताओ। हमने बेसिक ऑफ स्टैट्स देखा था, इन्फ्रेंशियल पार्ट देखा था, और उसमें देखा था सैम्पलिंग और पॉपुलेशंस का। ओके। सैम्पलिंग में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। देन फिर हमने देखा था एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का देखा था। देन फिर हमने डिस्कस किया था सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है। देन फिर आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ जल्दी से। फिर एक पी वैल्यू होता है, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर आपके एरर्स क्या होते हैं और टेल टेस्ट क्या होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके लिए क्या है कि याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके लिए इंटरव्यू लेवल पे नहीं है। ये क्या है, एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तब आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है, एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं। देन पहला आपके पास आता है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर मैं यहीं से डिस्कस। तो पिछले क्लास में हमने देखा था, इन्फ्रेंशियल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। इन्फ्रेंशियल में क्या था कि आप किसी भी लार्ज डेटा का कंक्लूजन निकालते थे बेस्ड ऑन सैंपल, कि इस सैंपल के बेस पे इनका क्या आंसर हो सकता है। तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, इन्फ्रेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे। अब इनके बेस पे जो सैंपलिंग ले रहे थे, तो सैंपलिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सैंपलिंग का हमने टाइप देखा था कि अगर आप यहाँ से कोई भी सैंपल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उनमें से पहला था रैंडम का, कि आप रेंडमली सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड वन इज, आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक, कि आप एक सिस्टम फॉलो कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। थर्ड वन क्या होगा, कि आप यूज कर सकते हो स्टार्टर्ड, मतलब मल्टीपल सब ग्रुप्स। एंड फोर्थ वन क्या था हमारे पास, क्लस्टर्स, कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करोगे एंड देन क्या करेंगे, सबको एक साथ ही कोई एक ग्रुप रेंडमली पिक कर लेंगे। तो ये फोर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमने देखा था। इसके अलावा और भी होता था, लाइक स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता था कि फर्स्ट टाइम आप डेटा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते थे, देन चेन के बेसिस पे या फिर कनेक्शंस के बेसिस पे क्या करते थे, और भी डेटा कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से इसमें क्या होता था, कनेक्शंस होते थे, कि जितना ज्यादा कनेक्शंस बनता था उतना ज्यादा आप धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करोगे। तो ये हमारा स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट होता था, कि आपका डेटा चलो कनेक्ट कनेक्ट हो गया, कि आपने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। अब डेटा के बेस पे क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ मीन एवरेज या फिर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट निकाल रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास टू टाइप्स के क्या थे, एस्टिमेशन थे। उसके बाद हमने देखा था एस्टिमेट का। एस्टिमेट में क्या था कि आप जो भी चीज आंसर के बेस पे करना चाहते हो, तो वो सिंगल पॉइंट होगा या फिर पॉइंट ऑफ रेंज होगा, कि 10 से 20 के बीच में। तो जो पॉइंट के बेस पे आंसर करते थे, वो हमारा क्या होता था, पॉइंट एस्टिमेशन होता था। ठीक है।
पॉइंट एस्टिमेशन। देन सेकंड वन हमारा क्या था, क्योंकि पूरे रेंज पे था, इसको हम लोग बोल रहे थे इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये हमारा इंटरवल एस्टिमेशन था। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। देन इनके बाद फिर हम लोगों ने देखा था क्या, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या था, तो बेसिकली आप क्या करते थे, इनमें से आपने चार पांच सैंपल ले लिया, सैंपल वन, सैंपल टू, सैंपल थ्री, सैंपल फोर एंड सैंपल फाइव। और हर एक सैंपल में आपने कितना डेटा पॉइंट रखा है, तो डेटा पॉइंट्स आपके मान लो 20 रख रहे हैं, कि हर एक सैंपल में हमने 20 क्या किया है, डेटा को रखा है। अब हर एक 20 पॉइंट्स का क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। तो S1 का हम लोगों ने मीन निकाला था, S2 का अगर मीन निकालोगे तो उनका कुछ आएगा, S3 का मीन निकालोगे तो उनका कुछ आएगा, S4 का मीन निकालोगे तो इसका कुछ आएगा, एंड देन S5 का, इनका भी क्या होगा, कुछ एवरेज आएगा। अब जब ये जितने भी ये मीन्स हमने निकाला, इसका जब आप प्लॉट करते हो, प्लॉट मतलब हिस्टोग्राम बनाओगे, तो वो जो हिस्टोग्राम बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये कुछ इस तरीके से हमेशा ग्राफ बनाएगा, चाहे वो डेटा किसी भी टाइप का हो। तो जब भी आप देखोगे, तो ये हमारा क्या होता है कि इसका मीन सेंट्रल में होगा और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका बीच का पॉइंट हमेशा मीन होगा। और ये जो बीच का पॉइंट मीन है, ये बेसिकली क्या है, मीन ऑफ मीन्स है। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे मीन थे, सैंपल के मीन। इसी सैंपल के मीन को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एवरेज निकाला। तो ये सैंपल के मीन को ही क्या बोल रहे हैं, मीन ऑफ मीन्स। और ये जो मीन ऑफ मीन्स है वही हमारा क्या, पॉपुलेशन का मीन है। और पॉपुलेशन हमारा क्या था, ये जो ओवरऑल डेटा है। तो हमें इसका एवरेज पता चल पा रहा है किसके थ्रू, ये छोटे छोटे सैंपल के थ्रू। तो ये जो थ्योरम था, कौन सा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये क्या करता था, यही चीज को प्रूव करता था कि जो भी आप सैंपल का एवरेज निकाल रहे हो, कि आप यहाँ से जो भी सैंपल का एवरेज निकाल रहे हो, उनका जब आप क्या करोगे, मीन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाओगे, तो वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। ये हमें कौन बताता था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बताता था, उसके बेस पे हम लोग क्या करते थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे, कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को फुलफिल करेगा उसी पे क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होगा। अगर उनका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस थ्योरम पे थोड़ा सा फोकस किया था। इतना समझ में आया। देन फिर इसमें क्या था, कुछ कंडीशंस थे। अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कंडीशंस थे। पहला कंडीशंस क्या था, कि 10% से ज्यादा आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, सैंपल नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा आप सैंपल नहीं लोगे। दूसरा, कि हर एक सैंपल में जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होगा वो क्या होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए, कि एटलीस्ट 30 या फिर 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा, कि जो भी आपके पास डेटा होगा उसका रेंज आपको पता होना चाहिए, कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ तक जाएगा, वो रेंज पता होना चाहिए। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा था, एंड ये थर्ड वन। ओके, तो यही हमारा क्या था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। अब इसके, अगर ये कोई भी डेटा फुलफिल कर रहा है तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देन फिर हम लोग स्टार्ट किए थे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा क्या। अगर तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक क्या है, मैकेनिज्म है, जिसका यूज करके आप क्या करते हो, कोई भी हाइपोथेटिकल कंडीशंस को एक्सपेरिमेंट के बेस पे बता सकते हैं कि वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल, कि मुझे क्या करना है, कुछ डेटा पॉइंट्स ले लेना है,
कि आप क्लास में हो, देन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे एग्जांपल के फॉर्म में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, किसी भी पर्सन्स को स्टार्टिंग में क्या लेके चलते हैं। अगर आप कोर्ट पे जाते हो तो कोर्ट पे क्या रहता है कि पर्सन्स कुछ ना कुछ क्राइम करता है तभी जाता है, मे बी वो क्या हो, गिल्टी हो, नॉट गिल्टी हो, वो अलग सी बात है। बट स्टार्टिंग में हम लोग कुछ मान के चलते हैं कि अगर वो गिल्टी है तो हम लोग गिल्टी मान के चलते हैं, अगर नॉट गिल्टी तो हम लोग स्टार्टिंग में नॉट गिल्टी मान के चलते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया कि उनके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अभी गिल्टी मान के चल रहे हैं कि जो भी है इन्होंने ही किया है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिसको बोल सकते हो आप एक्सपेरिमेंट, कि किस तरीके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट करेंगे। देन एविडेंस क्या होता है, आप कलेक्ट करते हो, अगर वो आपके फेवर में है तो आप क्या बोलते हो कि ये जो है वो गिल्टी नहीं है। अगर वो आपके अगेंस्ट है, कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया या फिर जो भी आपने प्रूफ दिया या सामने वाले ने जो प्रूफ दिया वो क्या है, आपके अगेंस्ट है, तो वो फिर क्या कहलाता है कि आप क्या हो, गिल्टी हो। तो ये दो चीज प्रूफ हो सकती है। तो ये चीज इन्फ्रेंशियल बोलता है कि आपने जो डेटा लाया, कि आप जो क्या कर रहे हो पॉपुलेशन के बेस पे, पॉपुलेशन का जो आप क्या कर रहे हो कंक्लूजन ला रहे हो सैंपल के थ्रू, वो सही है या गलत है, वो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट करेंगे। ये समझ में आया। ये बताओ। चंचल। हम्म, कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कंक्लूजन निकाल रहे थे, कंक्लूजन किसका निकाल रहे थे, तो पॉपुलेशन का निकाल रहे थे। कि पॉपुलेशन का डेटा हमें कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, कुछ सैंपल लेके उनका क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाला, मतलब सैंपल के बेस पे हमने उसका एवरेज निकाल लिया। मान लो कि मैंने उनका एवरेज निकाल लिया। अब इस एवरेज के बेस पे क्या करें, पूरे पॉपुलेशन को बता रहे कि जो इस सैंपल का एवरेज है या फिर इस तरीके से जितना भी था, वो एवरेज हमारा किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा। तो आपने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, ये पॉपुलेशन का एवरेज होगा। बट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि जो आपने सैंपल के थ्रू कंक्लूजन निकाला है, पॉपुलेशन का मीन निकाला है, वो सही है या गलत है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसकी जगह पे फिर हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि हाँ जो मीन आया वो सही आया है या गलत आया है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वहीं से स्टार्ट करें। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि आप हाइपोथेटिकली क्या सोच रहे हो, कि जो आपने मीन निकाला है वो सही है पॉपुलेशन के लिए या गलत है। तो अगर आप क्या बोलते हो कि वो सही है, तो क्या होगा, ट्रू के बेस पे मान लेते हैं कि जो मीन होगा इक्वल टू ट्रू होगा अभी फिलहाल के लिए। नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि जो आप मीन बोल रहे हो ट्रू, वो क्या हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है। कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन का मीन नहीं हो सकता है। तो ये दो केस बन सकते हैं। तो जो हमारे पास पहला केस होता है उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जो आप मान के चलते हो। क्या रहता है, द एजम्पशंस यू आर बिगिन विथ, कि जिससे आप क्या करते हो, एजम्पशन स्टार्ट करते हो कि हाँ ये चीज होगी। अब वो चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। देन फिर हम लोग सेकंड में क्या करते हैं, उसका अल्टरनेटिव भी बनाते हैं कि अगर ये गलत हुआ तो फिर सही कौन होगा। तो सही कौन होगा, तो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं H1 और इसको बोलते हैं H0, एच नोड। तो ये कहते हैं अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है। देन फिर आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट मतलब अलग अलग टाइप के टेस्टिंग करोगे प्रूफ कलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए जब आप क्या करते हो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, तो वही हमारा क्या देता है, एक वैल्यू ला के देता है कि हाँ आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आया है। तो जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं पी वैल्यू। कि जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, पी वैल्यू होगा। ठीक है। अब उस पी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अपने सिग्निफिकेंट वैल्यू से मैच करेंगे। सिग्निफिकेंस वैल्यू फिर क्या होगा,
सिग्निफिकेंस वैल्यू मतलब मार्केट स्टैंडर्ड, कि मार्केट स्टैंडर्ड के बेस पे हमारा वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मार्केट मार्केट स्टैंडर्ड से कम जा रहा है मतलब वो गलत है, अगर मार्केट स्टैंडर्ड से अच्छा आ रहा है तो मतलब वो सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू होता है कि क्या आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर है पी वैल्यू से। अगर है तो मतलब क्या हो गया कि आपका नल हाइपोथेसिस सही है, मतलब जो आप मान के चल रहे थे वो सही है। अदरवाइज जो आप मान के चल रहे थे वो क्या है, गलत है। ये हो सकता है। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है बस, कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो एग्जांपल है कोर्ट का, कि कोई क्या करता है, पर्सन क्राइम करता है तो उसे कोर्ट ले जाया जाता है ना। एंड देन जैसे आप कोर्ट में जाते हो तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसको मान के चलते हो, है ना। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट केस इन्होंने क्या माना है कि द पर्सन इज नॉट गिल्टी, कि हम लोग जब तक उनके उनका क्या हो प्रूफ ना हो जाए तब तक वो क्या है, नॉट गिल्टी है। तो ये हम लोग ने स्टार्टिंग में मान के चला कि ये क्या है, गिल्टी नहीं है। एंड देन इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि वो पर्सन गिल्टी है। ठीक है। एंड देन एक्सपेरिमेंट में फिर क्या करेंगे, प्रूफ कलेक्ट करेंगे, जैसे डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं, फिंगरप्रिंट और क्या होता है, और जितने भी होते हैं वो आप क्या करते हो, यूज करते हो। एंड देन उसके बेस पे क्या करते हो, सामने रखते हो। कहाँ पे, कोर्ट पे। जैसे आप कोर्ट पे रखते हो तो कोर्ट क्या करता है, चेक करता है कि ये हमारे मार्केट स्टैंडर्ड के बेस पे है या नहीं है। कि अगर इन्होंने इनका फिंगरप्रिंट वहां पे मिलता है तो मतलब ये क्या है कि वो वहां पे गए थे और ये क्या है, क्राइम किया होगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी उनके लिए, नंबर के बेस पे होता है कि ये सारा उनका प्रूफ है। और जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो एज अ स्टेट्स में करेंगे, तो उसको जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है। देन जैसे ही क्या होता है कि ये प्रूफ इसके पर्सन के क्या होता है, अगेंस्ट आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि जैसे वो इनके अगेंस्ट है मतलब प्रूफ क्या हो गया, आपके अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप गिल्टी हो। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जो प्रूफ उसने दिया है वो आपके पक्ष में है, मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपने ये क्राइम नहीं किया है, तो ये क्या होगा कि आप क्या करते हो फिर, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। और एक्सेप्ट में हमने क्या लिखा, द पर्सन इज नॉट गिल्टी। और अगर रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द पर्सन इज नॉट गिल्टी को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको रिजेक्ट करेंगे तो कौन पास होगा, तो अल्टरनेटिव वाला पास हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्ट। इस समझ में आया इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसमें एक चीज आता है कि चलो ठीक है हमने ये बना लिया, अल्टरनेटिव भी बना लिया। अब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वही हमारा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग का होता है। ये हमारा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होगा। अब इसमें जो वैल्यू आता है टाइप ऑफ टेस्टिंग करने पे, तो वो एक पी वैल्यू आता है। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि आप जो मान के चल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आंसर आता है। ठीक है। तो अब इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, आपने क्या किया है कि कुछ कॉलेज का डेटा कलेक्ट किया है, कि कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट ए, कि डिस्ट्रिक्ट ए में क्या है, कुछ कॉलेजेस हैं, और इसका एवरेज पास परसेंटेज क्या है, 85 है। ओके। एंड न्यू कॉलेज ओपन, कि एक नया कॉलेज ओपन हो रहा है सेम डिस्ट्रिक्ट में, और उस कॉलेज का जो क्या है, स्टूडेंट का एवरेज है 100 स्टूडेंट्स का, कितना स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का, उसका 90 है। ठीक है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता था फ्रीक्वेंसी रेंज।
कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी डेटा होगा, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है। तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। देन इसमें क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया कि डज दिस स्कूल हैव अ डिफरेंट पास परसेंटेज, कि ये जो नया स्कूल हमने ओपन किया है उसका जो पासिंग परसेंटेज है वो पुराने स्कूल से क्या है, सेम है या अलग अलग है, वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बेस पे क्या होगा, पहला नल हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस हमने क्या किया, जो पहले वाले स्कूल का है एवरेज वो क्या है 85 है, मतलब सेम है। और अल्टरनेटिव में क्या होगा कि जो एवरेज है वो 85 नहीं है। तो ये क्या होगा हमारे पास, नल हाइपोथेसिस और ये अल्टरनेटिव। अब इसके बेस पे क्या करते हो आप, पहले डेटा कलेक्ट करोगे एंड देन एक्सपेरिमेंट करोगे। तो उससे पहले थोड़ा सा पी वैल्यू का डिस्कस कर लेते हैं। पी वैल्यू बेसिकली है क्या, तो आप यहाँ पे देखो तो पी वैल्यू इज अ नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कि जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको एक पी वैल्यू मिलेगा। और ये पी वैल्यू क्या डिस्क्राइब करता है, द डिस्क्राइब हाउ लाइकली यू आर हैव टू फाउंड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ द नल हाइपोथेसिस वेर ट्रू। इसका मीनिंग क्या हो गया, कि इसका सिंपल मीनिंग होगा कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो आपके हाइपोथेसिस में ट्रू होगा। कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसका क्या है, हाइपोथेसिस में ट्रू होगा। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, एग्जांपल के फॉर्म में आपने क्या किया, माउस का स्पेस बार लिया। तो माउस के स्पेस बार को आप कहाँ पे सबसे ज्यादा क्लिक करते हो। मान लो आपने क्या किया, जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.8 है, मान के चलते हम लोग 0.8 है। तो 0.8 कहने का मतलब क्या होगा पी वैल्यू का, मतलब जब आप 100 टाइम्स पुट करते होगे, मतलब 100 टाइम स्पेस बटन को क्लिक करते होगे, तो उनमें से क्या होगा कि आप 80% या फिर 80 टाइम्स जो क्लिक करते हो वो इस एरिया पे ही करते हो बस। तो ये पी वैल्यू बोलता है कि आपने क्या किया, 0.8 आया पी वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी है क्लिक करने की यहाँ पे 80%। ये समझ में आया? तो यही चीज हमारा क्या होता है, पी वैल्यू होता है। और पी वैल्यू हमें स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग से मिल जाएगा। क्या आप जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे उससे क्या होगा, आपको पी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज है कि जैसे आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो कि जो कॉइन है जो हम लोग टॉस कर रहे हैं वो कॉइन फेयर है या नहीं है। फेयर का मतलब क्या है कि सही है या नहीं है, या फिर कॉइन को किसी ने मैनिपुलेट किया है। तो वो चीज चेक करना है। तो वो चीज हम लोगों ने कैसे चेक किया, तो हमने बोल दिया कि जो भी कॉइन है उसको 100 टाइम पहले टॉस करो, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है आप क्या करो, स्टोर करो। स्टोर करने के बाद हमने क्या बोला कि जो भी हमारे पास डेटा होगा, अगर 50-50 आता है तो क्या होगा, फेयर होगा। ये हो गया कंडीशन जो हमने दिया। तो कंडीशन क्या, हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। कि जो हेड आएगा 0.6 टाइम आ रहा है और टेल 0.4 टाइम आ रहा है, तब हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि ये ट्रू कंडीशन है। या तो फिर क्या हो सकता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.7 टाइम्स हो और टेल का 0.3 हो। तो ये कर सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी कब फेयर होगी कब फेयर नहीं होगी। तो ये डिसाइड होता है मार्केट के बेस पे। कि अगर मार्केट में सारे लोग क्या है कि हेड आने, अगर हेड 6 टाइम आता है आउट ऑफ 10, तो उसको हम लोग फेयर मानेंगे। और 4 टाइम्स टेल आता है तब हम लोग फेयर मान लेंगे। तो ये मार्केट स्टैंडर्ड के बेस पे होता है। ठीक है। तो इसमें से आप ये भी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। अगर ये 0.7 से ज्यादा जाता है, अगर मान लो मैंने ये थर्ड वाला कंडीशन लिया है, अगर वो इनसे ज्यादा जाता है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जो हमारा कॉइन है वो फेयर नहीं है। मतलब उस कॉइन को किसी ना किसी ने मैनिपुलेट किया है। तो ये हम लोग फिर क्या करेंगे, मान के चले एक्सपेरिमेंट करते हो। देन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब भी आप 100 टाइम टॉस करोगे
तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमेशा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। एंड देन आप क्या करते हो कि हमारा कॉइन फेयर है, तो आप क्या करते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल लेके चलते हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, बेसिकली किस रेंज पे आपका 100% या फिर 90% चांस है कि वो वहीं पे आएगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेके गया है कि जो हमारे पास हेड आएगा, सॉरी जो टेल आएगा वो 30 टाइम्स आएगा, और मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, 70 जा सकता है। इन दोनों की, इन तीन दोनों के बीच में आएगा रेंज, तो हमारा फेयर होगा। अगर इसके बाहर गया, अगर वो कम वैल्यू आया, तो भी हम लोग क्या करेंगे, कॉइन इस फेयर को रिजेक्ट कर देंगे कि मतलब ये नहीं है। अगर 70 टाइम्स से ज्यादा वो आता है हेड, कि मान लो आपने क्या किया, 100 टाइम्स टॉस किया, मिनिमम 30 और 70 इनके बीच में हेड आता है या फिर टेल आता है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये फेयर है, और इसका जो कॉन्फिडेंस है वो 95% है। अगर 95% कॉन्फिडेंस है, देन हमारे पास एरर कितना रहेगा, 5% का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर हमने बोला कि 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है, तो वो क्या होगा, कॉइन इज नॉट फेयर का हो गया। और 30 से भी कम रहा तो वो भी क्या होगा, कॉइन इज नॉट फेयर का एरिया हो जाएगा। और हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ फेयर इज 95। तो ये किसके किसके बीच होगा, तो 30 और 70 के बीच में। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया कि आप अपने कॉइन को कब क्या बोलोगे, फेयर बोलोगे, जब मिनिमम 30 हेड आए और मैक्सिमम 70 हेड आएगा, तभी हम लोग उसको फेयर कॉइन बोलेंगे। अगर इससे कम आ रहा है या फिर 70 से ज्यादा जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉट फेयर। अगर वो नॉट फेयर है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजेक्शन रीजन। ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन हो गया। यहाँ पे जैसे वैल्यू लाई करेगा, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। है? तो यहाँ पे आपने देखा होगा सिग्निफिकेंस वैल्यू का, कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था होता है, वो कितना था, 0.5 था, 95। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिग्निफिकेंस वैल्यू था एरर, कि मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो 5% का होगा, तो ये हम लोग लेके चल रहे थे। अगर 5% का एरर होगा तो आप कितने परसेंट में कॉन्फिडेंस हो, तो 95% में कॉन्फिडेंट है, तो ये आपको मिल जाता है। अंदर मैंने जो बताया था कि फिर आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो कि जो भी आपके पास पी वैल्यू होगा वो सिग्निफिकेंस से क्या है, कम है, तो उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज बी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये क्या होता है, ओवरऑल एग्जांपल हो गया आपका। इतना समझ में आया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, और एक रीजन लेके चल रहे हैं, और उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि पी की वैल्यू आपको पता नहीं कैसे चलेगी, कि सिग्निफिकेंस वैल्यू आपको गिवन है, अब ये पी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग मेथड के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मेजर होते हैं वो 4 होते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला होगा हमारे पास, बस इसके नीचे जेड टेस्ट होगा। सेकंड जो होगा, पी टेस्ट होगा। थर्ड वन एनोवा। एनोवा से पहले हम लोग का स्क्वायर देख लेते हैं। एनोवा से पहले आपके पास का स्क्वायर होगा, एंड फिर आपके पास क्या होगा, एनोवा होगा। इसके अलावा और भी होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। बट ये चार क्या है, हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये चारों होते क्या है और कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, अगर थोड़ा सा देखे तो।
जेड स्कोर याद है किसी को क्या होता था? अभिषेक, जेड स्कोर का कुछ कॉन्सेप्ट याद है? हम्म। जेड स्कोर बेसिकली क्या था ना, हमने इस तरीके से दो ग्राफ बनाए थे। ये एक बताना होगा आपको और एक ये बताना होगा। किसका जो मीन है वो सेंटर में है, सॉरी है सेंटर। इसका जो मीन है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने आर से डिनोट किया नंबर को। और यहाँ पे जो मीन है वो क्या है, जीरो होगा। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या बोलते थे? पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या बोलेंगे और ये सेकंड वाले डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या बोलेंगे? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो? एक में मीन क्या है, एनी रैंडम वैल्यू हो सकता है, और एक में मीन क्या है, जीरो है। तो ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन? चल चल, आकांक्षा आप बताओ। रोहन। हाँ, स्टैंडर्ड एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया और ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा मीन जीरो है और स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो जाता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा। तो वो जो फॉर्मूला होता है वही हमारा जेड स्कोर होता है। ठीक है, जेड। और जेड स्कोर का फॉर्मूला अगर देखोगे तो इजी है कि हर एक डेटा पॉइंट्स जिसका आप क्या करते हो, पॉइंट निकालते हो, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यही हमारा जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो फॉर्मूला बेस ये इजी है। तो इससे क्या आएगा कि हर एक डेटा पॉइंट्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के अप्रोक्स आएगा। तो इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जेड स्कोर का फॉर्मूला है और ये जेड स्कोर के बेसिस पे ही हम लोग जेड टेस्ट का यूज करें। ठीक है, तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना था और उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना था। इसके लिए हमारे पास ये फोर टाइप के टेस्टिंग को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा था जेड टेस्ट, टी टेस्ट। देन हमारे पास क्या होगा, काय स्क्वायर होगा और एनोवा होगा। जेड टेस्ट और टी टेस्ट क्या होता है? मीन चेक करने के लिए, एवरेज चेक करने के लिए यूज करते हैं और उसके लिए हमारे पास जेड टेबल और टी टेबल पहले से ही होगा। जैसे अगर आपको याद होगा कि हमारे पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता था और इसमें ये लाइन ड्रॉ करते थे। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करते थे, याद है? बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली क्या यूज करता था, के डी इक्वल टू ट्रू करते थे। तो वो यूज करते थे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस का और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो एरिया मिलता था, ये जो एरिया अंडर कर्व है वो हमारा क्या था, हमेशा वन रहता था। ये अगर हमेशा वन, तो यही हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी होता था कि जीरो से वन के बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहता है। मतलब जीरो से लेकर हंड्रेड के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो अगर आप इसके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड टेबल है, टी टेबल है,
ये एरिया के बेस पे इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे देता है। ये टेबल का काम इतना ही है। इसमें में इजेड टेबल टी टेबल के बेस पे क्या कर सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो उसके एरिया के बेस पे। अब इसको रीड कैसे करते हैं टेबल को, तो वो हम लोग देख लेंगे। देन सेकंड हमारे पास आता है का स्क्वायर टेस्ट। का स्क्वायर किसके लिए होता है, कैटेगरिकल डेटा के लिए। कि अगर आपके पास क्या है, कुछ कैटेगरिकल डेटा है और उसमें एनालिसिस कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, तो यूज करेंगे का स्क्वायर टेस्टिंग मेथड। सेम इसी तरीके से एनोवा, एनोवा में क्या होगा कि वेरिएंस, कि जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं तो दोनों सैंपल अप्रोक्स सेम है या अलग अलग है, वो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेरिएंस हम लोग का निकल रहा है, तो ये हमारे क्या था, एनोवा वेरिएंस के बेस पे होता है। क्या बोल रहे थे सर। तो वाले क्लास में बैठ जाओ लास्ट। तो यहाँ तक समझ में आया कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट क्या होगा, सिंगल वैल्यू के लिए होगा। लाइक मीन, मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, जेड टेस्ट और टी टेस्ट का यूज करोगे। देन का स्क्वायर टेस्ट किसके लिए होगा, तो अगर आपके डेटा में क्या होगा, कैटेगरिकल ज्यादा होगा, तो कैटेगरिकल के लिए हम लोग का स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। एनोवा किसके लिए होगा, कि जब आप दो सैंपल लेते हो, कि एक पॉपुलेशन से हमारे पास, उस पॉपुलेशन से हमने क्या किया है, दो अलग अलग सैंपल लिया है। अब ये दोनों सैंपल सेम है या अलग अलग है, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस यूज करते हैं, कि इन दोनों का वेरिएंस क्या है, सेम होगा या अलग अलग होगा। वो फिर एनोवा टेस्ट के थ्रू करते हैं। एनोवा में भी मल्टीपल टाइप्स के होंगे, कि क्या होगा, मल्टी एनोवा होगा, देन ट्राई होगा। तो इसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप एनोवा का यूज कर सकते हो। तो जो हमारे पास पहला जेड टेस्ट है, बेसिक लेवल में आपको इतना पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है और इसके स्टेप्स क्या क्या है। देन आपके पास क्या होता है, टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है। देन इसमें से जेड, टी, काय, एनोवा, इनका एप्लीकेशन पार्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एंड देन इसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, वो चीजें, कि अगर आप जेड टेस्ट करोगे तो क्या क्या डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर आप टी टेस्ट करते हो तो आपके पास क्या क्या डेटा होना चाहिए, काय स्क्वायर टेस्ट करते हो आपके पास क्या डेटा होना चाहिए, और एनोवा टेस्ट करोगे तो क्या डेटा होना चाहिए। तो पहला हमारे पास है जेड। जेड टेस्ट का क्या होता है, कि जब भी आप जेड टेस्टिंग यूज करोगे, क्या आपने डेटा कलेक्ट किया सबसे पहले सैंपल की तरह, तो उसमें आपको पहला होना चाहिए पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशंस पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब उनका रेंज, कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज का लेके चलता हूँ, कि जब भी आप एक एज का कॉलम लेके चलते हो तो आपको इसका रेंज पता होता है कि मिनिमम एज कितना हो सकता है, 0, मैक्सिमम एज कितना हो सकता है। तो मान लेते हैं 120 साल हो सकता है किसी का। एज ए ह्यूमन का हम लोग अभी 120 लेके चलते हैं, नहीं तो फिर अभी तो
80 क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या है, इसका रेंज पता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस पता है कितना हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हर एक सैंपल में कितना होगा। तो हमने बोला है कि मिनिमम 30 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जहाँ पे फुलफिल करेगा वहां पे आप जेड टेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है? इतना समझ में आया अभिषेक? कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ सैंपल आपके पास जो भी होगा डेटा पॉइंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया एज का। इस तरीके से कोई भी डेटा पॉइंट्स हो सकता है जिसका रेंज क्या होगा आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक, कि द एवरेज हाइट ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी इज 168 सेंटीमीटर। कि एवरेज हाइट क्या है, 168 सेंटीमीटर है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9 है। और एक डॉक्टर है जो बिलीव कर रहा है क्या, कि जो आपने मीन बताया, मतलब जो एवरेज बताया है डिफरेंट, कि वो अलग होगा जो आप बता रहे हो। सो ही मेजर द हाइट ऑफ द 36 इंडिविजुअल्स। तो फिर उसने क्या किया कि अलग अलग पर्सन्स का मेजरमेंट किया कि उनका हाइट क्या होगा। तो हमारा एवरेज है 168 मान के चल रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारा 3.9। एंड देन क्या है कि फाउंड द एवरेज हाइट ऑफ 169। कितना था, इन्होंने बताया था 168 है, और इसने जो डेटा कलेक्ट किया 36 स्टूडेंट्स का, वो क्या है 169 है। तब इसके बेस पे बताना है आपको कि जो डॉक्टर था उनका जो कंक्लूजन आ रहा है वो सही था या गलत था। तो इसमें क्या है कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देन एक कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे, जिसमें फिर हमारे पास क्या होगा, एक सिग्निफिकेंस वैल्यू आएगी। सिग्निफिकेंस वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल माइनस, सॉरी 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 0.05 आपके पास आएगा। तो हमारे पास अगर आप देखोगे मीन क्या है, 168 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3.9 है, और हमारे पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या है 36 है। और एक्स बार क्या होता था, सैंपल का, ये हमारा क्या है सैंपल का एवरेज है। तो इन्होंने जो बोला है कि जो हमारा मीन है वो 168 होगा, ये है ना, द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल रेसिडेंट इन द सिटी इज 168। तो यही चीज हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक कंडीशंस लेके चल रहे हैं जिसको नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। अल्टरनेटिव में क्या होगा कि नॉट इक्वल टू 168। देन कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास पहले से पता है कि ये इतना होगा, तो क्या होगा 1 माइनस 0.95, तो ये क्या होगा 0.05। तो ये आप क्या करते हो, इस तरीके से क्रिएट करते हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो डेटा क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो कैसे पता चला था, तो वो सीएलटी के थ्रू पता चला था कि वो हमेशा जब भी बनेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो आप मान के चलते हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है? अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इन्होंने क्या कहा कि 95% कॉन्फिडेंस है, तो आपका कॉन्फिडेंस एरिया इधर आएगा, और हमारे पास क्या है 0.5, तो 2.5 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है टेल टेस्ट क्या होता है। तो अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो मैं यहाँ पे इमेज ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि जब आप कंपेयर करते हो, कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हो, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बेस पे टेस्टिंग करते हो, तो हमारा वो टू टेल होता है, वो हमारा टू टेल टेस्ट होगा। और टू टेल टेस्ट होगा तो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू आएगा उसको क्या कहते हैं 1/2 अल्फा/2, और अल्फा/2 लिख देते हैं। जैसे हमारा कितना आया था 5% आया था, तो इधर क्या होगा 2.5 हो जाएगा, और इधर 2.5 हो जाएगा। अगर आपका जो कंडीशंस बनता है हाइपोथेसिस का, अल्टरनेटिव का और नल का, कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का बनता है, तो ये वन टेल होगा, और ये क्या होगा
राइट टेल टेस्ट होगा, तो ये आपका कुछ इधर बनेगा। तो मतलब आपका जो ये होगा रिजेक्शन एरिया ये होगा। देन लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का रहेगा, तो ये भी वन टेल्ड होगा, बट ये क्या होगा, लेफ्ट टेल का होगा। ये लिखा है, तो ये आपका लेफ्ट टेल्ड का होगा। तो ये आपको रिजेक्शन एरिया कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ। और अगर टू टेल्ड है तो आपको दोनों तरफ से रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू के बेस पर में क्या किया है, कंडीशंस क्रिएट किया है। अगर इस तरीके का कंडीशंस बनता है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, तो वो बनता है टू टेल टेस्ट। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट है तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। एंड देन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला था, कौन सा टेस्ट था, तो जेड टेस्ट था। तो जेड टेस्ट हम लोग जैसे अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट अंडर एन। तो ये क्या था, जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज आप क्या करते हो, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ क्या लिखते हो, जेड टेस्ट लिखते हो। अगर आप देखोगे, अगर मैं एक्सेल ओपन करके दिखाऊं तो आपको स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग में ये सारा चीज फॉर्मूला एक्सेल पे भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूला के बेस पे यूज कर रहे हैं। अब इसको जब माइनस करोगे तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा, तो ये नंबर क्या है, 2.31। तो जेड टेस्ट वैल्यू इज लेस देन -1, और क्या होगा, ग्रेटर देन दिस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग के बेस पे आपने डायरेक्ट क्या किया, इस फॉर्मूला में अप्लाई किया और इसके बेस पे वैल्यू आया, और ये वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1.69 का है। अगर इसके अंडर आता है तो क्या करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, और इसके बाहर जाता है तो रिजेक्ट कर देते थे। तो ये स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग के बेस पे। दूसरा आप क्या करते हो, पी वैल्यू के बेस पे निकालते हो। पी वैल्यू क्या होता है, कि उसके अंडर एरिया करो, कि ये जो वैल्यू है, कि ये वैल्यू क्या होगा और ये वैल्यू क्या होगा, और इसके बेस पे ये वैल्यू कितना आएगा। तो अगर ये हमारा क्या था, एरिया अंडर कर्व टोटली 1 होता है, और मैंने बताया कि अगर ट्रू होने की कंडीशंस ये है, तो उसके नहीं होने, ट्रू नहीं होने का कंडीशंस क्या होगा, तो आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यू क्या है, तो 0.0104, ये वैल्यू आएगा, माइनस करोगे तो। और चूंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो इधर भी उतना माइनस होगा और इतना इधर भी होगा, तो ये टोटल कितना होगा, तो ये दोनों एरिया को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो अगर आप देखोगे तो ये एरिया क्या होगा, 0.02088। अब इसको कंपेयर करेंगे सिग्निफिकेंस वैल्यू से, और बाय डिफॉल्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू कितना होता है, 0.05 रखते हैं। तो क्या 0.052 इज लेस देन 0.05 है, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कि हमारा क्या है, कि सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है। अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम होता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक समझ में आया। अब इसमें एक चीज आएगा कि ये नंबर कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, 0.971 ये कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कि आप 1 - 0.98 करोगे तो इसका क्या होगा, रिजेक्शन एरिया मिल जाएगा। और चूंकि ये क्या है, टू टेल टेस्ट है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 2 टाइम्स इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वही हमारा क्या रहेगा, पी वैल्यू रहेगा। अब इस पी वैल्यू को क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है तो रिजेक्ट करेंगे,
अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि नल हाइपोथेसिस मीन इक्वल टू 168। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो डॉक्टर ने बोला था कि उसका जो एवरेज हाइट है, सॉरी, कि जो एवरेज हाइट है ऑल रेसिडेंट इन द सिटी इज 168, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कि सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कि जो ये सिटी का एवरेज हाइट आप बता रहे हो वो क्या है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है डेटा के बेस पे वो सही है या गलत है। तो ये पता चला। अब इसे एक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस यूज कर सकते हो। देन जेड स्कोर के लिए हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशंस, और ये डेटा पॉइंट्स के मिनिमम डेटा पॉइंट्स कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी गायब रहता है तो उसकी जगह पे फिर हम लोग यूज कर लेते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, जिसको बोलते हैं टी टेस्ट। अगर आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, टी टेस्ट का यूज कर लेंगे। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है, स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखोगे कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, जेड स्कोर यूज कर रहे थे या फिर जेड टेस्ट यूज कर रहे थे, तो हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशंस पता होना चाहिए था। लेकिन हर एक केस पे क्या होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कभी भी पॉपुलेशन का डेटा कवर ही नहीं किया है। तो जहाँ पे हमने डेटा कवर नहीं किया है पूरा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं, उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे। सो हाउ डू वी परफॉर्म एन एनालिसिस व्हेन वी डोंट नो द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है। देन टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेम जिस तरीके से जेड स्कोर का फॉर्मूला होता था सेम होगा। बट इसमें क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था पॉपुलेशन का, यहाँ पे क्या होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस होगा। एंड देन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, अभिषेक? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास जितना भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको कवर करने के लिए आपके पास कितना अवेलेबल स्पेस हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एक एग्जांपल है 3 पीपल के बेस पे और 3 चेयर के बेस पे। कि मान लो हमारे पास क्या है, A, B, C 3 पर्सन है, और हमारे पास क्या है, इसी तरीके से 3 चेयर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मान लो A को क्या करना है, इनमें से कोई भी एक चेयर में सिट करना है, तो उसके पास कितना अपॉर्चुनिटी है, बता सकते हो? कौन से चेयर में बैठ सकता है, उसके पास कितना। इस पे जो मैंने बताया ना, कि मान लो आपके पास क्या है, 3 पर्सन है, A, B, C, और हमारे पास 3 चेयर है। अब पर्सन ए क्या होता है, किसी भी चेयर में क्या करता है, बैठ सकता है। तो उसके पास कितने चॉइस रहेंगे बैठने के, वो कौन सी चेयर में बैठ सकता है। 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो मान लो इन्होंने मिडिल वाले चेयर को क्या किया, यूज कर लिया। अब जो बी है हमारे पास, तो बी के पास कितना ऑप्शंस बचेगा अगर वो किसी में बैठना चाहे तो इसके पास 2 हो गए। तो ये जो क्या है, फ्रीडम है, कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि उनके पास कितना डेटा बच रहा है
क्या चीज के लिए? अपने आप को कलेक्ट करने के लिए, फिर अपने आप को सेट करने के लिए। तो वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि अपने आप को कितनी चीजों में क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। तो यही चीज सैंपल के लिए होता है कि जितना भी आपके पास डेटा पॉइंट्स होगा उसमें -1 करते हो, वही क्या रहता है, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। कि अगर आपके पास क्या है, 30 डेटा पॉइंट्स है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 30 - 1 करेगा, मतलब 29 सीटिंग में क्या होगा, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बाकी एक उनका क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं। हमारे पास क्या नहीं है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं, तो एक्यूरेसी फिर कैसे निकलेगी? तो एक्यूरेसी के लिए फिर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और कुछ नहीं। तो इसको निकालना भी इजी होता है कि आप क्या करते हो, जितना डेटा पॉइंट से होता है उसमें से -1 करते हो, वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि आपको एक्स्ट्रा टी टेस्ट में क्या करना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, और वो इजी है, डेटा पॉइंट्स -1। तो ये हमारा क्या होता है, टी टेस्ट होता है। तो ये समझ में आया कि जेड टेस्ट कब यूज होता है, टी टेस्ट कब यूज होता है, ये बताओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे जेड टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए। जेड टेस्ट में हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए, बता सकते हो? हमने भी बताया ना कि जेड टेस्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, और नंबर ऑफ सैंपल क्या होना चाहिए, >30 होना चाहिए। तो ये दो चीज होगा जेड टेस्ट पे। ठीक है। इसी तरीके से टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट में क्या होगा कि आपके पास पॉपुलेशन नहीं होगा, चल जाएगा, काम बन जाएगा, कि पॉपुलेशन नहीं रहेगा, काम बन जाएगा, सैंपल 30 से ज्यादा नहीं होगा तो भी काम बन जाएगा। उसके जगह में फिर आपको एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्या था, वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे थे, उसका फॉर्मूला था n-1, और n हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब हम लोग जेड टेस्ट करेंगे, जब कब हम लोग टी टेस्ट करेंगे। अभिषेक, क्योंकि आप डेटा के बेस पे ही क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। या तो आपके पास डेटा गिवन होता है, या तो आप कलेक्ट करते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में क्या होगा, डेटा आपके पास गिवन हो। तो ये जेड टेस्ट और टी टेस्ट में क्या होता है, कभी कभी कोई पूछ लेगा कि जेड टेस्ट अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो तो कौन सा टेस्टिंग होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो ये पूछ सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सीनियर लेवल पे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या था, का स्क्वायर टेस्ट। का स्क्वायर का हमने कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें क्या होगा कि जो डेटा होगा, इससे पहले जो हमारे पास डेटा होना चाहिए था जेड के लिए और टी के लिए, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा होगा, बस ये याद रखना है, कंटिन्यूअस डेटा। देन का स्क्वायर टेस्ट किसके लिए होगा, तो वो होगा कैटेगरिकल डेटा, कि जो भी होगा हमारे पास वो क्या होंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो नंबर थे, तो नंबर के बेस पे आप क्या करते थे, जेड और टी करते थे, और कैटेगरिकल डेटा के बेस पे क्या करते हो, का स्क्वायर टेस्ट करते हो। अब का स्क्वायर टेस्ट में हम लोग क्या चीजें यूज करते हैं, तो टाइप ऑफ का स्क्वायर टेस्ट भी होता है कि इंडिपेंडेंस होता है, गुडनेस ऑफ फिट होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि दो कैटेगरी एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, वो चेक करते हो आप, तो उसको बोलते हैं का स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। और गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है कि डिटरमाइन इफ सैंपल मैच अ पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक डिसीज, कि जो हमने सैंपल का वैल्यू निकाला वो टोटली मैच कर रहा है हमारे पॉपुलेशन से या नहीं। तो सैंपल से पॉपुलेशन का निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, का स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट का यूज करते हैं।
अगर आपको क्या करना है कि दो कैटेगरिकल डेटा एक दूसरे से लाई कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, वो चेक करना है, तो किसके थ्रू करते हैं? तो वो चेक करते हैं का स्क्वायर फॉर इंडिपेंडेंस। दोनों में क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ये दोनों किसके लिए होंगे? कैटेगरिकल वेरिएबल्स के। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के यहाँ पे देखोगे कि एक रिसर्च टीम है जो क्या कर रही है कि जेंडर और प्रेफरेंस के बेस पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। और उसने क्या किया, सर्वे किया 100 पीपल्स का। तो जब सर्वे किया होगा तो डेटा रिकॉर्ड होगा, तो उनके पास क्या कुछ डेटा रिकॉर्ड इस तरीके से दिखा। ठीक है। अब इसमें से ये बताओ, का स्क्वायर के बेसिक डेफिनेशंस के फॉर्म में समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, कि ये कैटेगरिकल डेटा के लिए होगा। इसमें आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हो। अब इसमें भी दो तरीके से हो सकता है। पहला, इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट। इंडिपेंडेंस में क्या होगा कि डिटरमाइन इफ देयर इज एसोसिएटेड बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, कि दो कैटेगरिकल वेरिएबल में एसोसिएशन है या नहीं है, मतलब रिलेशन है या नहीं है, वो चेक करते हैं का स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। पहला। दूसरा, गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है कि जो हमारे पास सैंपल रहेगा वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए। मतलब जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन अप्रोक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो गुडनेस ऑफ फिट होता है। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। अब इसके बेस पे क्या था एग्जाम्पल, कि अगर आप इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हो कि मान लो जेंडर के बेस पे और प्रेफरेंस के बेस पे, तो जेंडर भी हमारा क्या कैटेगरिकल डेटा है और प्रेफरेंस का क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। प्रेफरेंस मतलब कि प्रेफरेंस देना है या नहीं देना है, तो यस या नो। जेंडर में क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा। तो यहाँ पे देखोगे वही डेटा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, मतलब आपने क्या किया है, 100 पीपल का डेटा कलेक्ट किया है। तो मेल में कितना है, जो प्रेफरेंस में है तो 20 है, जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया वो क्या है, 30 है। इसी तरीके से फीमेल में क्या है, 10 है, डू नॉट प्रीफर्स 40। तो देखोगे मेल में हमारे पास 50 है और फीमेल में क्या है, 50। इधर से देखोगे प्रेफरेंस में हमारा 30 है, नॉट प्रेफरेंस में 70 है। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग कर सकते हो कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है क्या कोई रिलेशन है जेंडर में, जेंडर वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम से प्रेफरेंस वाले कॉलम का, इनका कोई कनेक्शन है। अगर कनेक्शन होगा तो हमें दिखेगा, अगर नहीं होगा तो कोई भी एसोसिएशन नहीं दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आया? उसी और बाकी सब कहाँ गए? अब इसे एक आकांक्षा, चंचल, अब बताओ, जागृति, सादुल्ला, सादुल्ला, रौनक, सोनाली। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास पहला कॉलम है जेंडर, जेंडर का कॉलम और प्रेफरेंस का कॉलम, ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, वो हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। किसके थ्रू? तो काय स्क्वायर टेस्टिंग के थ्रू। इसका जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे क्या होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, कि आपको सेट करना होगा कि हमारा कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल है और कौन सा क्या अल्टरनेटिव है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो केस बनेगा नल हाइपोथेसिस का, वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपके पास कि देयर इज नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड, कि जेंडर के बेस पे जेंडर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस के कॉलम में क्या है, कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो इसने पहले बताया कि नहीं है, तो हमने एक हाइपोथेटिकल केस लेके अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर, इसका रिवर्स क्या है। देन इसका सिग्निफिकेंस वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल खुद से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.05।
आप अपने हिसाब से भी सेट करते हो या तो फिर डिफॉल्ट है। देन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देन आप क्या करते हो, का जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला के बेस पे क्या करते हो, कैलकुलेटेड करते हो। तो जो हमारे पास इसका वैल्यू होता है, फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से होता है। काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला आपका ये होता है कि एक्सेप्टेड वैल्यू रो ऑफ आई इंटू रो ऑफ टी। टी मतलब क्या हो गया, ये वाला वैल्यू, कि टोटल हमारे पास कितने मेल है और उसमें से कितने प्रेफरेंस इन्होंने दिया है, डिवाइडेड बाय 100। दिख रहा है, टोटल कितने मेल है और उनका टोटल कितना प्रेफरेंस है, दिख रहा है। तो ये 50 यहाँ से आ रहा है और ये 30 यहाँ से जा रहा है, डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये 15 हो गया। इसी तरीके से नीचे का भी क्या कहो 15 होगा। देन कैलकुलेट करेंगे डू नॉट प्रीफर में, तो 50 हमारा क्या है टोटल है यहाँ पे, एंड 70 क्या है डू नॉट प्रेफरेंस प्रोडक्ट वाले डेटा है। इसका 35 35, तो टोटल हमारे पास क्या है 100 है। इस तरीके से हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्चुअल वैल्यू इतना आ गया कि इन दोनों में 50-50 और इन दोनों में 35। अब देन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास टेस्टिंग के लिए काय स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहेगा, ये काय स्क्वायर का होता है। काय स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा। हर एक डेटा पॉइंट्स का आप क्या करते हैं, समेशन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कर सकते हैं। 0 20 हमारे पास कहाँ पे है बता सकते हैं। तो टोटल मेल कितने थे यहाँ पे 20 थे, तो 20 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था 15 था। तो 20 माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। 15 हमारे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू देगी। इस तरीके से क्या करोगे आप, हर एक डेटा पॉइंट्स का निकाल लोगे। तो इनका भी निकाल लेंगे, इनका भी निकाल लेंगे, इनका भी निकाल लेंगे और इनका भी निकाल लेंगे। ये 4 डेटा पॉइंट्स निकाल, तो आपके पास कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस आएगा। एंड देन क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे और कुछ नहीं। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक नंबर आएगा, ये दिख रहा है। नंबर आपके पास क्या है 4.76, और यही नंबर हमारा क्या था, कार स्क्वायर टेस्ट का नंबर होगा। तो कार स्क्वायर टेस्ट का ये नंबर होगा। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है क्या होता है, कि जो एन नंबर n-1 होता है वही हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। तो रो-1 है, कॉलम-1 है, इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कि कॉलम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रोज में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके बेस पे हमें क्या है, अल्फा वैल्यू पता है, 0.05 अल्फा वैल्यू है, और हमें पता है का स्क्वायर का टेस्ट की वैल्यू। अब इसके बेस पे क्या करते हो आप, टेबल। तो आपके पास क्या है, टेबल होगा, तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज होगा कि टेबल वैल्यू कहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टी टेबल वैल्यू, या तो फिर मैं बोल सकता हूँ पी वैल्यू दे देता हूँ, पी वैल्यू कैलकुलेटर। पी वैल्यू कैलकुलेटर, तो आप देखोगे ग्राफ पीएचडी, तो जेड स्कोर आप देखोगे यहाँ पी टी एफ आर का स्क्वायर। तो का स्क्वायर में आप देखोगे तो हमारे पास कितना वैल्यू था,
का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4.76 तो 4.76 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 1 था। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया 0.05 आ। और ये बाय डिफॉल्ट क्या है 2 टेल टेस्ट है। तो इसका जो वैल्यू आया है वो 0.05 है। और जो हमारे पास क्या है अल्फा 0.0 है। तो अगर हमारा पी वैल्यू इज लेस देन क्या अल्फा है 0.025 है 0.5। अब इसको क्या कर सकते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना आएगा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 0.05 है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा पी वैल्यू। पी वैल्यू हमारा क्या लेस देन अल्फा से है तो उसको रिजेक्ट करो। तो मतलब जो हमारे पास क्या है जेंडर है जेंडर के बेस पे हमारा क्या है एसोसिएशन इसके बेस पे प्रोडक्ट पे प्रेफरेंस। तो इन दोनों में क्या है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है। इस जेंडर और एसोसिएशन में क्या है कुछ ना कुछ रिलेशन है। कैसे पता चलेगा क्योंकि हमने क्या किया रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस। इसको हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो पास किसको कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव वाले को पास करेंगे। मींस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रोडक्ट। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। अब इस कॉलम में क्या है इनका प्रेफरेंस है मतलब एक दूसरे से क्या है एसोसिएटेड है। तो हम इसको क्या करेंगे इंपॉर्टेंस देंगे। देन फिर नेक्स्ट हमारा क्या था एनोवा। एनोवा बेसिकली होता क्या है तो ये होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब जो हमारे पास दो कॉलम होंगे या फिर दो सैंपल आप जो भी लोगे ये जो पॉपुलेशन ये हमने एक पूरा पॉपुलेशन क्रिएट किया। अब इसमें से मैंने दो सैंपल क्रिएट किया। तो इस वजह से आपको बताना है कि ये जो सैंपल कलेक्ट हुआ है वो इसी पॉपुलेशन का है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा तो इनके बीच का जो वेरिएंस आएगा वो अप्रोक्स क्या रहेगा सेम रहेगा अगर सेम पॉपुलेशन ग्रुप का है तो। ठीक है तो वही चीज हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं एनोवा में करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इनका जो मीन होगा और इनका जो मीन होगा वो अप्रोक्स क्या होगा सेम होना चाहिए। ठीक है इसमें क्या होता है मल्टीपल टाइप्स के एनोवा टेस्टिंग होते हैं कि वन वे एनोवा हो गया टू वे हो गया मल्टी वे हो गया। तो ये टाइप होते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जितने भी आप ग्रुप्स ले रहे हो सबके मीन्स क्या होंगे इक्वल होंगे ये मान के चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करें उसको अल्टरनेटिव एटलीस्ट वन ग्रुप मीन्स इन डिफरेंट कि उनमें से कोई भी एक सैंपल का मीन अलग आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ जाएंगे कि अगर इस पे और इस पे है तो ये चीज हम लोग करेंगे। इसी तरीके से टू वे टेस्ट में भी हो सकता है। टू वे में क्या होगा कि कंपेयर द मीन ऑफ द ग्रुप बेस्ड ऑन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस इफेक्ट बिटवीन टू फैक्टर्स, कि जो भी आपके पास दो अलग अलग सैंपल्स होंगे वो दोनों में क्या होगा, पूरी तरीके से अलग है या सेम है वो कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो टीचिंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट टीचर्स, कि दो अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं कि एक ही आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक कोचिंग में दो टीचर्स हैं या फिर मल्टीपल टीचर्स हैं, सबके टीचिंग स्टाइल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब उनके टीचिंग स्टाइल सेम है और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है या अलग अलग है, वो क्या कर सकते हैं आप वे में टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, टीचिंग मेथड प्लस जेंडर, ये दोनों चीजें, ये हमारा क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सेम हमारा क्या होगा, एनोवा इस तरीके से चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। इसका यूज केस अगर देखोगे तो एजुकेशनल क्या करते हैं, कंपेयर के लिए मेडिकल में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो भी हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डोज ले रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर इफेक्टिव है तो हम क्या करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इफेक्टिव नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेडिसिन की ओर जाते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ओवर द रीजन्स ओवर द टाइम, कि कौन से रीजन में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, उसका कंपैरिजन टाइम के बेस पे। तो ये हम लोग एनोवा के बेस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, रीजन के बेस पे ही कर रहे हैं। तो रीजन जो हमारा सेल्स होगा वो पूरे सेल्स का ही तो पार्ट होगा ना, तो ये हमारा पूरे टोटल का ही पार्ट रहेगा। तो ये हमारा रीजन साउथ का हो गया, ईस्ट का हो गया और वेस्ट का हो गया। तो हमारे पास अलग अलग रीजन है। अभी कौन से, कि जो साउथ का सेल है वो ईस्ट का सेल है और नॉर्थ का सेल है, वो सब सेम सेम है या फिर अलग अलग है। तो उन चीजों का जब एनालिसिस करते हैं तो हमारा क्या होता है, एनोवा पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ तक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, कौन कौन से टेस्टिंग है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इतना याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे, कि अगर आप एनोवा यूज करते हो तो इनका अप्लाई कैसे करोगे, तो आपके पास क्या होता है, मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, कि दो ग्रुप्स है उनके बीच का स्क्वायर डिफरेंस कितना है। सम ऑफ स्क्वायर विद इन अ ग्रुप्स, कि इस ग्रुप के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है उनके वैल्यू का स्क्वायर क्या है वो कितना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, कि इस ग्रुप का और इस ग्रुप के बीच में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन अ ग्रुप्स, कि एक ही ग्रुप में जितने भी डेटा है उसके आपस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, इनका और इनका मीन क्या होगा दोनों को मिला के, और मीन स्क्वायर विद इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल इसका मीन क्या होगा और इसका मीन क्या होगा। तो ये क्या होता है, कुछ स्टेप्स होता है जो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्लैंक, आपको ये सारा चीज क्या होगा, एक्सेल पे मिल जाएगा, एसक्यूएल पे मिल जाएगा, इवन पावर बीआई पे ये सारा चीज से इक्वल टू टी, ठीक है। तो आप देखोगे स्टूडेंट टी टेस्ट है। अगर आप क्या करते हो, एक और हमारे पास रहता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट। अगर आप जेड लिखते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा जेड टेस्ट दिख रहा है, तो आप जेड टेस्ट के बेस पे भी काम कर सकते हो। एनोवा करना चाहते हो तो एनोवा एनालिसिस, शायद एनोवा ए एन, तो बाय डिफॉल्ट इस पे एनोवा नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा का स्क्वायर टेस्ट, ये दिख रहा है। तो आप इसमें का स्क्वायर टेस्ट देते हो और इसमें क्या सिर्फ पास करोगे आप, का स्क्वायर टेस्ट में एक्चुअल रेंज और एक्सपेक्टेड रेंज का जो डेटा होगा वो पुट करोगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये टेस्टिंग आपको ला के दे देगा अगर आपके पास डेटा है तो ये कर सकते हैं। तो इनका अप्लाई करना इजी है।
तो आप यहाँ पे देखते हो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ फंक्शंस यूज करने हैं, बाकी बिहाइंड द सीन्स कहाँ पे यूज करना है बस उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको पता होना चाहिए। इतना समझ में आया कि बेसिक ओवरऑल क्या करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास क्या होते हैं और भी मेथड होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग यूज करेंगे आगे मशीन लर्निंग में। तो जो हमारे नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा मशीन लर्निंग का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी हाँ स्टैटिस्टिक्स में आपको इतना देखना था, बाकी जितने भी चीजें हम लोगों ने देखा है वो क्या होगा अब धीरे धीरे अप्लाई होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अप्लाई होगा आपके मशीन लर्निंग पर। नहीं नहीं, ये आपका थियोरेटिकल पार्ट था कि इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो मशीन लर्निंग में हम आप आगे जाके अप्लाई करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को छोड़ के बाकी जितना भी हम लोग पढ़ाए हैं सबको मशीन लर्निंग में यूज करेंगे। उसका यूज कैसे आपको मशीन लर्निंग वाले में दिखेगा, ठीक है। बाकी अगर इनका भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर, हाँ अभी मंडे का तो अभी बता नहीं सकते, बट हाँ सैटरडे को ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, ठीक है। सैटरडे आप लोग की क्लास है तो वो ऑनलाइन होगा। हाँ सैटरडे को क्लास क्यों है, क्योंकि एक दिन आपके लोगों का क्लास नहीं हुआ था ना इसीलिए, ठीक है। नहीं नहीं कल क्लास नहीं, कल ऑफ है, ठीक है। सैटरडे को ऑनलाइन रहेगा, बाकी ऑनलाइन ही रहेगा। बाकी अगर दिन में एक बार कंफर्म कर दूंगा कुछ देर में, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है